अच्छा जी, देखें कंसोलिडेशन के अंदर जो दो तीन बातें समझने वाली हैं, क्योंकि अगेन मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि इट वुड बी अ कॉन्सेप्चुअल पेपर, सही है, उसमें न्यूमेरिकल जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट हमें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट विद, ये ऑलरेडी आप लोगों से शेयर्ड है। जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो कंसोलिडेशन के अंदर आप ग्रुप फाइनेंशियल्स बना रहे होते हैं। व्हेन वी से ग्रुप, तो आप पेरेंट और सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स को मिला देते हैं। अच्छा, एसोसिएट को भी आप मिलाते हैं, मगर एसोसिएट को आप इक्विटी अकाउंटिंग के तहत आप मिलाते हैं। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको एयरप्लेन मोड पे कर दूं, वरना वो अच्छा जी, एसोसिएट को भी आप मिला रहे होते हैं, बट वो इक्विटी अकाउंटिंग के तहत आप मर्ज कर रहे होते हैं। वो सिर्फ एक पोर्शन आ जाता है, शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट के नाम से, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। अच्छा, तो लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन फॉर नाउ अप टिल सब्सिडरी। पेरेंट और सब्सिडरी को आप क्या करते हैं आप, अच्छा देखिए, दो चीजें, एक है स्टैंड अलोन अकाउंट्स और एक है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। ये दोनों अलग अलग बातें। अभी हम स्टैंड अलोन की बात नहीं करें, अभी हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की बात कर रहे हैं कि ग्रुप अकाउंट्स के अंदर आप क्या क्या करोगे। एक तो ग्रुप अकाउंट्स में आप क्या करते हो, आप कंट्रोल की बेसिस पर सब्सिडरी की चीजों को पेरेंट की चीजों में मर्ज कर देते हो। किसकी बेसिस पे? कंट्रोल की बेसिस पे। और कंट्रोल नॉर्मली कब आता है? किसी भी कंपनी का दूसरी कंपनी में मोर देन 50% ओनरशिप पे। अच्छा, एक बात यहां समझिएगा कि कंट्रोल या तो होगा या नहीं होगा, या तो 100% होगा या 0 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोले कंट्रोल 90% है। नहीं। अच्छा, एक सवाल है कि देखें, एक होती है कंट्रोल और एक होती है ओनरशिप। आसान एक बात बताओ कंट्रोल मैंने मान लिया, जब सब्सिडरी हो गई तो 100% तुम्हारा कंट्रोल है, मगर अगर लेट्स से ओनरशिप भी 100% है तो चलो कोई हरज वाली बात नहीं है। हमें पता है कि पेरेंट के अंदर सब्सिडरी के 100% एसेट जो है वो मर्ज हो जाएंगे। व्हाट अबाउट अगर ओनरशिप 100% से कम है, फिर क्या करोगे? फिर भी आप 100% ही मर्ज करोगे। बस जो कंट्रोल और ओनरशिप का डिफरेंस है वो किस नाम से शो होगा? एनसीआई के नाम से शो होगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आर वी क्लियर? इसका मतलब है एनसीआई कब जनरेट होगा? जब आपका कंट्रोल और ओनरशिप का परसेंटेज डिफर करे, मतलब लेस देन 100% ओनरशिप। अच्छा सर, फिर हमने बात की जो कंसोलिडेशन आप बनाते हो वो मेमोरेंडम अकाउंट्स होते हैं, वो आपके किसी सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होते। दीज आर मेमोरेंडम अकाउंट्स। यही वजह है जिन्होंने कंसोलिडेशन की होगी दे वुड अप्रिशिएट एंड एग्री विद द फैक्ट कि कंसोलिडेशन जो होती है वो एक्सेल शीट पे आप कर रहे होते हो, वो सिस्टम के अंदर कोई एंट्री नहीं होती। यही वजह है कि हर साल कंसोलिडेशन आप कर रहे होते हैं। अब सर कंसोलिडेशन जो है वो एक क्या कहते हैं, बैलेंस शीट की भी सारी चीजें कंसोलिडेट होती हैं, सोशी भी होती है, एसओसीएफ भी होती है, बैलेंस शीट और पीएनएल। मेनली जो है बैलेंस शीट और पीएनएल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बनते हैं तो उसकी बेसिस पे सोशी और एसओसीएफ बनता है। तो हमने हमारा जो फोकस रखा था वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड पीएनएल पे रखा था। उसके ऊपर मैंने आपको सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सिखाई थी, वो एज ऑफ बनती है। मैंने आपको जो है बाकायदा स्टेप्स भी लिखवाए थे कि देखें यार, आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले नेट एसेट सब्सिडरी के निकाल लेने। अगेन ये मैकेनिक्स हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ इसमें, क्योंकि दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। आप सब्सिडरी के नेट एसेट्स निकालेंगे एक्विजिशन डेट पे और रिपोर्टिंग डेट पे। उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। उसको पेरेंट के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेरेंट का हिस्सा आ जाएगा। एनसीआई के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? अच्छा, यहाँ गुडविल निकालने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? फुल गुडविल मेथड और प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड? प्रोपोर्शनेट गुडविल के अंदर आप सिर्फ पेरेंट की गुडविल निकालते हो, पेरेंट ने कितना दिया और उसका हिस्सा कितना था, दैट्स इट। फुल गुडविल के अंदर आप एनसीआई की भी गुडविल निकालते हो। आपने एक बात नोट की होगी, जो हम लोगों ने नॉर्मली सवाल किए थे उसके अंदर हम एनसीआई को सिर्फ नेट एसेट्स के अंदर उसका कितना शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। हालांकि आप भी जानते हैं कि एनसीआई की इटसेल्फ एक फेयर वैल्यू होती है। तो सर एनसीआई की फेयर वैल्यू आप कब लेते हो? फुल गुडविल मेथड में।
तो फुल गुडविल और प्रोपोर्शनेट गुडविल के अंदर दो डिफरेंसेस हैं। नंबर वन, प्रोपोर्शनेट गुडविल के अंदर जो हिस्सा होता है वो सिर्फ पेरेंट का होता है। फुल गुडविल में पेरेंट और एनसीआई दोनों का होता है। दूसरा फर्क, प्रोपोर्शनेट के अंदर एनसीआई को जो आप दिखाते हो एट एक्विजिशन डेट, वो उसका सिर्फ हिस्सा दिखा देते हो जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर। मगर फुल गुडविल के अंदर आप एनसीआई को किस पर दिखाते हो? फेयर वैल्यू पर दिखाते हो। आर बी क्लियर? ठीक है। अच्छा सर, हमें कब यूज करना है फुल गुडविल या प्रोपोर्शनेट गुडविल? सवाल में लिखा हुआ होगा क्या करना है, मगर एक चीज याद रखिएगा कि फुल गुडविल उस वक्त यूज हो सकती है जब एनसीआई की फेयर वैल्यू दी गई है, सही है ना, वरना नहीं हो सकती। इसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन भी की थी। अच्छा, फिर क्या निकालेंगे? फिर एनसीआई निकालेंगे, एक्विजिशन डेट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में उसका हिस्सा। फिर क्या निकालेंगे? फिर ग्रुप रिजर्व निकालेंगे, पेरेंट की रिटेन अर्निंग प्लस जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में पेरेंट का हिस्सा है वो आ जाएगा, सही है। और फिर क्या बन जाएगा? बैलेंस शीट बन जाएगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो लाइन बाय लाइन बनेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो है वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग से सब्सिडरी के। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में ना पेरेंट की इन्वेस्टमेंट आती है सब्सिडरी में, ना ही सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग आता है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, सही है। अच्छा जी सर, फिर मैंने आप लोगों को कुछ जो है इसके अंदर मॉडलिटीज़ बताई। वो मॉडलिटीज़ क्या थी, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की कि जब भी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो तो जो भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है कि हसन, लेट से रिसीवेबल है 15,000 का, पेरेंट की बुक में, सब्सिडरी की बुक्स में आ रहा है पेबल आना चाहिए 15,000 का, आ रहा है 12,000। तो ये दोनों डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? कैश इन ट्रांजिट। जाहिर सी बात है ना, हो सकता है कि उसने एक चेक दे दिया हो, हमारे पास क्लियर ना हुआ हो, तो पेरेंट की बुक्स में अभी भी रिसीवेबल उतना आ रहा है। तो जितने भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं वो आपस में नलिफाई हो जाएंगे, नॉक ऑफ हो जाएंगे। ये हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा। अच्छा, फिर हमने एक और मजे की बात पढ़ी थी कि जितनी भी, अच्छा, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, जितनी भी IFRS 9 वाले जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज होती है, अनलेस को वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L पर हो। याद रखें, कंसोलिडेशन के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो सबकी सब एक्सपेंस आउट होती है। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो सबकी सब एक्सपेंस आउट होती है। अगर कैपिटलाइज वी भी है तो आपने एक्सपेंस आउट कर देना है। कैसे? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिएगा, ग्रुप रिजर्व्स को डेबिट कर दीजिएगा। अच्छा सर, फिर हमने बात की, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बाजुकात होता है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट ने सब्सिडरी को जो है कुछ माल बेचा, सब्सिडरी ने पेरेंट को माल बेचा, तो मैंने आपको बताया कि देखें, अगर तो ग्रुप से बाहर माल बिक गया, अगर तो ग्रुप से बाहर माल बिक गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, स्टैंडर्ड बोलता है ये लेजिटिमेट प्रॉफिट है। मगर अगर ग्रुप से बाहर माल नहीं बिका, तो आपको पता है कि अगर पेरेंट ने 100 रुपए की चीज 125 में सब्सिडरी को दी है, तो ये तो वही वाली बात हो गई, एक हाथ ने दूसरे हाथ को 100 रुपए की चीज 125 की पहना दी, आप बोल रहे हो ये चीज 125 की हो गई, भाई 25 रुपए इजाफी क्यों है? तो स्टैंडर्ड बोलता है ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना, अनसोल्ड स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको एलिमिनेट करो, तुम इसको 125 पे नहीं 100 पे दिखाओ। तो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि यार आपने इसको बड़ी आसान सी चीज, जिसने बेचा है ना उसका प्रॉफिट रिवर्स कर दें, और जिसका स्टॉक है, जो बायर है, उसका स्टॉक रिवर्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट ने सब्सिडरी को 100 रुपए की सेल्स की, सही है, 100 रुपए का माल बच गया, सब्सिडरी ने आगे नहीं बेचा। 100 रुपए के अंदर 20 रुपए का प्रॉफिट है, 80 की कॉस्ट है। उसूलन कितने पे आना चाहिए सब्सिडरी की बुक्स में? ये 80 पे। मगर हुआ क्या, इंडिविजुअल बुक्स में पेरेंट 20 रुपए का प्रॉफिट बुक करके बैठा है और सब्सिडरी की बुक्स में 80 की जगह 100 पे आ रहा है। तो जब मैं कंसोलिडेशन के लिए इसको रिवर्स करूंगा तो पेरेंट का प्रॉफिट रिवर्स करूंगा। जब पेरेंट का प्रॉफिट रिवर्स करूंगा तो क्या डेबिट करूंगा? ग्रुप रिजर्व। और किसकी बुक्स में स्टॉक आ रहा है? तो सब्सिडरी का स्टॉक क्या कर दूंगा? खत्म हो गई बात। अच्छा आसान, अगर सब्सिडरी ने एनसीआई पेरेंट को बेचा है फिर क्या होगा? तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर ग्रुप रिजर्व और एनसीआई दोनों डेबिट होंगे। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी का जो भी 20 रुपए का हिस्सा है उसके दो हिस्सेदार हैं, एक पेरेंट और एक एनसीआई। अलबत्ता मैंने इसका आपको एक चोर रास्ता बता दिया था कि जो भी नेट एसेट से रिपोर्टिंग डेट निकालते हैं ना, उसी में से ही माइनस कर दें,
क्योंकि वहां से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप रिजर्व और एनसीआई को कम ही जाएगा। सही है ना, ये हमने बात की। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो बात की वो ये कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अगर तो फॉर एग्जांपल आपको फेयर वैल्यूज दी हुई है और बुक वैल्यू दी हुई है, तो जो आप कंसोलिडेशन करोगे वो कौन सी बेसिस पे करोगे? फेयर वैल्यू की बेसिस पे करोगे। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि देखें जिस तरीके से इंट्रा ग्रुप की आपकी ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक होती है, इसी तरीके से इंट्रा ग्रुप आपकी ट्रेडिंग ऑफ पीपीई भी होता है। अच्छा, पीपीई की जो ट्रेडिंग होती है ना, उसके अंदर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों? क्योंकि स्टॉक तो एक दफा बेच दिया तो खत्म हो गया ना, मगर जब आपने पीपीई या इंटेंजिबल बेचा है तो होगा क्या? 100 रुपए की चीज अगर आपने 150 में बेची है तो प्रॉफिट 50 का आ गया, और फिर हर साल जो बायर है उसकी बुक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो भी जाती से हो रहा होगा। यानी उसूलन तो ग्रुप लेवल पर 100 पे ही डेप्रिशिएट होना चाहिए था, वो डेप्रिशिएट 150 से हो रहा होगा। यानी 100 डिवाइडेड बाई 5 20 रुपया डेप्रिशिएट होना चाहिए था, वो 150 डिवाइडेड बाई 5 30 रुपया हो रहा होगा। तो इस केस के अंदर आपको प्रॉफिट को भी रिवर्स करना होगा और जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है उसे भी रिवर्स करना होगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर लॉस पे बेचा है तो लॉस को रिवर्स करना होगा और जो कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसे भी एक्सेस बुक करना होगा। स्टूडेंट बोलता है इंट्रा ग्रुप कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रुप का मतलब तो सिर्फ एक एंटिटी है। सही है। अच्छा जी, तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए। फिर क्या कहते हैं, फुल गुडविल और प्रोपोर्शनेट गुडविल पे हमने बात कर ली। कंसोलिडेटेड पीएनएल, फिर हमने बात की कंसोलिडेटेड पीएनएल की कि अगर हम कंसोलिडेटेड पीएनएल बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे। बहुत आसान सी चीज़ है, वहाँ इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को आपने रिवर्स किया था, यहाँ आप इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स को रिवर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम है इंट्रा ग्रुप, उसको रिवर्स कर देंगे। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैंड अलोन बुक्स में नहीं आ रही होती, कंसोलिडेटेड में आती हैं। फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप तो फेयर वैल्यू पर नहीं रखते तो डेप्रिसिएशन भी नॉर्मल आ रहा होगा। तो अगर कोई फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन है तो आप उसको भी अलग से लेते हो कंसोलिडेट करते हुए। अगर गुडविल इम्पेयर हुई है, स्टैंड अलोन में तो आ नहीं रही होती गुडविल, तो गुडविल की इम्पेयरमेंट भी आप लोगे। इसी तरीके से इंट्रा ग्रुप सेल्स अगर हैं, वहां बैलेंसेस को हम जो है वो बात कर रहे थे। यहां आप क्या करोगे, इंट्रा ग्रुप जितनी भी सेल्स हैं और जितने से सेल्स को आप रिवर्स कर रहे हो उतने से ही कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स कर देंगे। ये एक इलस्ट्रेशन है, अगर आप देखना चाहें। 100 रुपए की चीज पेरेंट ने 130 में बेची, पेरेंट को सब्सिडरी को 30 रुपए का फायदा हुआ, यही इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन गई 130 से, और सब्सिडरी ने आगे बेचा 150 को। तो स्टैंडर्ड बोलता है कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हुए ये जो कॉमन नंबर है ना 130, इसको एलिमिनेट कर दो। 130 को यहाँ से, ये चूंकि रेवेन्यू प्लस में होता है तो ये माइनस, और कॉस्ट माइनस में होती है तो ये प्लस, तो पीछे क्या रह गया 150 माइनस 100, वही 50 आ रहा है। कॉमन कैंसिल हो गया ना। कॉमन कैंसिल कैसे करूंगा, काट तो नहीं सकता, तो इसको रेवेन्यू में से कम कर दिया सेम अमाउंट से, और इसको कॉस्ट से कम कर दिया सेम अमाउंट से। तो सर इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, ये हम लोगों का कंसोलिडेटेड पीएनएल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कंसोलिडेशन इज मोर अबाउट मैकेनिक्स, इट्स लेस अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अब आखिरी एरिया हमारा रहता है वो है चेंज इन एसोसिएट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सब्सिडरी और पेरेंट के केस में गुडविल जो है, पॉजिटिव गुडविल, वो एसेट के तौर पे बुक होती है, मगर नेगेटिव गुडविल पीएनएल में जाती है। ये चीज़ हमें पता है ना, सही, पेरेंट टू सब्सिडरी में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की हुई है तो उस केस में क्या करेंगे। सारी चीज़ें वही होंगी, नेट एसेट्स आप निकालेंगे, सही है। अच्छा, पॉजिटिव गुडविल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के केस में रिकॉग्नाइज नहीं होती। 50 रुपए की चीज़ आपको 100 में मिल रही है, आप कितने से इन्वेस्टमेंट को बुक करोगे, 100 से। 50 रुपए की चीज़ 100 पे बुक हो रही है, आप कितने से बुक करोगे इन्वेस्टमेंट को, 100 से गुडविल नहीं दिखाओगे। अलबत्ता एसोसिएट के केस में नेगेटिव गुडविल को आप दिखाते हो, पीएनएल में ले जाते हो। एक बात। दूसरी बात,
आप इक्विटी अकाउंटिंग करते हो, इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये लगाए, आपको फायदा हुआ 10 रुपये का, आपका बैलेंस कितना हो गया? 110। 3 रुपये निकल गए, बैलेंस कितना हो गया? 107। इक्विटी अकाउंटिंग इज एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्चुअल बात है जो मैं बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट मैक्सिमम 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं सवाल दे सकता हूँ कि यार कंपनी को लॉसेस हुए हैं, अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो शायद -500,000 आ रही है, मगर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम उसको कैप कर देते हैं 5 लाख पे। तो बताओ 5 लाख पे रखेंगे, 0 पे रखेंगे या -500,000 पे रखेंगे? 0 पे मैक्सिमम। जी मंसूर भाई। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। ओके। तो मंसूर भाई आप लोगों के रिफ्रेशमेंट के लिए फुल जज्बाती होते हैं। बोलते हैं अभी भेज दें। नहीं, आप लोग वैसे भी आ सकते हो। अच्छा जी, तो जो है क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है उसके हवाले से भी हम लोगों ने बात कर ली। अच्छा हसन, वो जो तुम इंडिविजुअल बुक से कंसोलिडेटेड, वो अगेन मैकेनिक्स है, तो वो उसका इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है। मेरा मेन फोकस आप लोगों को कॉन्सेप्ट